बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस व्लॉग के अंदर हम रजिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्री को रजिस्टर करवाने का सारा प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं जो आपको ज़रूर अपनाने चाहिए, क्योंकि लोग टेक्निकली कोई छोटी छोटी ऐसी 4-5 गलतियां करते हैं जिसकी बुनियाद पर वो अपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का लॉस करते हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड की जाती है। अब हमारी सोसाइटी के अंदर दो तरह से प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड की जाती हैं, एक फ़र्द से फ़र्द के ट्रांसफ़र थ्रू, दूसरा रजिस्ट्री के थ्रू। अब यहाँ पर कुछ लोग टेक्निकली क्या करते हैं कि टैक्सेस से बचने के लिए फ़र्द टू फ़र्द ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद में वो चंद हज़ार या लाख बचाने के चक्करों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का लॉस कर देते हैं। अब कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदें, कोशिश करें उसकी रजिस्ट्री करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्री एक प्रॉपर आपका टाइटल डॉक्यूमेंट है। तो हम आज के इस ब्लॉग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि रजिस्ट्री के 2 स्टेप हैं। पहले रजिस्ट्रार साहब के पास जाने से पहले के हैं, और दूसरा रजिस्ट्रार साहब के पास जाने के बाद के, और प्लस उसमें हम एंड पे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि कितने टैक्सेस हैं और कौन कौन से टैक्सेस हैं। सबसे पहले आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड हो गए, आपने प्रॉपर्टी को विजिट किया, विजिट करने के बाद आपको प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो गए, इंटरेस्टेड होने के बाद आपने ये किया कि वहाँ पर जाकर उस शख्स से आप कलेक्ट करें उसकी जो उसके पास रजिस्ट्री है उसकी फ़ोटो कापी लें, और फ़र्द की कापी लेने के बाद आप पटवारी साहब के पास चले जाएं, पटवार खाने में, और वहाँ पर जाकर उससे बताएं ये इसका खसरा नंबर है, ये खिवट है, ये खतूनी है और ये मौजा है, और मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। वो आपको सारी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिटिगेशंस लगे हुए होते हैं, प्रॉपर्टी स्टे हुई होती हैं, या वो ये करते हैं कि बैंक से कुछ रकम ली होती है और वो जगह प्लेज हुई होती है। इसलिए सबसे पहले आपने ये काम करना है कि पटवारी से मशवरा लाजमी करना है, वहाँ जाके उससे चेक लाजमी करना है रिकॉर्ड, और उसके बाद जब आप इंटरेस्टेड हो गए, आप सेटिस्फाई हो गए कि ये जो है ना प्रॉपर्टी ठीक है, उसके बाद आपने उसे क्या करना है, जो बेचने वाला शख्स है उसका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल रजिस्ट्री, और उसके बाद जो उससे कहें जी कि नया फ़र्द बै उससे लें। नया फ़र्द बै लेने के बाद आपने एक चीज़ हो, जो सबसे बड़ा जो टेक्निकल लोग ख़राबी करते हैं, ये टेक्निकल पॉइंट है, वो ये होता है कि उन्हें जो गवाहों के तौर पे ना किसी लिए मैन को ले लेते हैं। कोई चलते हुए रास्ते में कोई मिल जाता है, कहते हैं जी आए भाई आप मेरी रजिस्ट्री में गवाही दे दें। आपने ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि किसी ऐसे शख्स को साथ लेकर जाएं जो ये सारी चीज़ें समझता हो, कल आपको कोर्ट कचहरी में जाकर वो डिफेंड कर सके। आप ये करते हैं कि चलते हुए किसी ताए चाचे मामे के बच्चे को साथ ले आते हैं, और वो से बस ये कि साइन उठा करके चला जाता है, कल कोर्ट कचहरी में आकर वो चीज़ें आपको वो प्रॉपर डिफेंड नहीं कर पाता बहैसियत गवाह। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि आपने ये सारी चीज़ें लेने के बाद अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं। एक हम मार्केट के अंदर मार्केट का वैल्यू चल रही होती है, और दूसरा डीसी रेट के मुताबिक चल रही होती है। हम ख़रीद रहे होते हैं प्रॉपर्टी खैर 10 लाख रुपए, और डीसी रेट वहाँ पे होता है 3 लाख रुपए मरले का शायद। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको भी लाजमी समझिएगा। ये भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यानी कि अपने एरिए का डीसी रेट चेक किया, प्रॉपर्टी की जो मालियत थी वो 3 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए मालियत है, जबकि आपको जो बेच रहा है वो 10 लाख रुपए पर मरला बेच रहा है। अब आपको ज़ाहिर है यहाँ से टैक्स की छूट है। आपने ये करना है कि उस शख्स से जिससे आप ख़रीद रहे हैं उसके साथ एक माहिदा बै कर लें, उसके अंदर लिखें कि डीसी रेट या गवर्नमेंट का रेट है वो इतना है 3 लाख रुपए, लेकिन जो हमारी एक्चुअल अमाउंट जो तय हुई है वो 10 लाख रुपए है। इसमें मेन वजह ये है कि अगर ये ज़रा ज़मीन है तो इसमें शुफा से भी बच जाएंगे अगर वो पैसे देता है तो, क्योंकि ये टेक्निकल यहाँ पे पॉइंट होता है कि कल वो शुफा करते हैं, शुफा में आपको जितने भी रजिस्ट्री हुई है इतनी अमाउंट देकर वो शुफा पे मामलात हो जाते हैं। बहरहाल आपने ये माहिदा बै कर लेना है। फिर दूसरी चीज़, माहिदा बै के बाद आपने जिस वक्त माहिदा बै हो गया, फिर डीसी रेट लिया, डीसी रेट लेने के बाद आपने ऑनलाइन ई स्टाम्प आपने वहाँ से अप्लाई किया, चलान 32A का फिल करने के बाद जितनी मालियत में वो आगे जाके आप इसमें बताऊँगा कि कितनी कितनी मालियत, कितने कितने टैक्सेस हैं। स्टाम्प ड्यूटी के पर आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद पंजाब के अंदर आपने ये करना है कि पंजाब बैंक में वो जाके चलान देना है, उस मालियत के आपको स्टाम्प जारी कर देंगे। और ये फिर आगे तीसरी जो टेक्निकल पॉइंट है, वो ये तीसरा टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो रजिस्ट्री राइटर है उसके पास आप जाएंगे, उससे पहले देखें यार कि वो समझदार बंदा हो, पुराना प्रोफेशनल बंदा हो, किसी आम स्टेनो के पास नहीं जाना, आपने प्रोफेशनली वो ये काम भी यही करता हो, आप उसके पास जाएँ। जाने के बाद सबसे पहले चीज़ जो आपने देखनी है कि बेचने वाले का नाम, वालदियत, उसका पूरा एड्रेस प्लस उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, ये 2-3 दफ़ा आपने शनाख्ती कार्ड के साथ मैच करना है। फिर इसी तरह से ख़रीदने वाले का भी नाम, पता, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर,
गवाहों के नाम, वालदियत, शनाख्ती कार्ड नंबर। फिर इस रजिस्ट्री के अंदर दो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। उसके अंदर आपने ज़ाहिर है खसरा, मौजा, खिबट, खतूनी सारी चीज़ें जो मेंशन करनी है ये डिजिट में होती हैं। इन डिजिट को भी आपने गौर से उस फ़र्द के साथ मैच करनी है जो आपको जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ देखें, एक खसरे के अंदर ना बहुत सारी सैकड़ों के हिसाब से कनाल ज़मीनें पड़ी हुई होती हैं। अब एक जगह पे आपने ज़मीन ले ली तो आपको पता नहीं यार मकान कहाँ पे बनता है, कल आपके लिए ये भी प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो आपने ना उसके अंदर हदूद अरबा लाजमी मेंशन करवाना है, यानी मीट्स एंड बाउंड्स लाजमी इंटर करवाना है। आपने मकान ख़रीदने से पहले या प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले या प्लॉट ख़रीदने से पहले उस जगह का विज़िट करें, उसको देखें इसके राइट साइड पे कौन किस साहब का घर है, लेफ़्ट साइड किसका घर है, नाम उनका सही नाम लिख लें अपने पास, इसकी बैक साइड पे क्या है, फ्रंट पे गली है, क्या चीज़ है, रोड है, सारी चीज़ें आपने मीट्स एंड बाउंड्स जो है ना प्रॉपर उसमें मेंशन करवानी है। ये हो गई आपकी रजिस्ट्रार साहब से जाने से पहले की। और जाने से पहले बल्कि जो आपने ये जो रजिस्ट्री टाइप रजिस्ट्री राइटर से इसकी 3-4 कापियाँ करवा लेनी है। शनाख्ती कार्ड की कापियाँ लेकर जब आप रजिस्ट्रार साहब के पास बेचने वाला ख़रीदने वाला 2 गवाह पेश होंगे, रजिस्ट्रार साहब आपसे कुछ सवालात करेंगे, जैसे बेचने वाले से कहेंगे आपने पैसे सारे वसूल कर लिए हैं, ख़रीदने वाले से वो सवाल करेंगे आपने सारे पैसे दे दिए हैं, कब्ज़ा ले लिया है, वो जब कहते हैं जी जी हमने दे दिया है, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है और सेटिस्फाई होने के बाद वो उनके सामने साइन अंगूठा करवाता है और वहाँ पे एक तस्वीर बनती है जिसमें 2 गवाह ख़रीद और फ़रोख्त करने वालों की तस्वीर होती है जो उस रजिस्ट्री पर प्रिंट हो जाती है। जो आप फ़ोटो कापी लेके गए हुए थे उस पर भी ओरिजिनल साइन अंगूठा करके ये चीज़ जो है ये अपने पास रजिस्ट्रार साहब अपने रिकॉर्ड के अंदर रख देते हैं। एक जिल्द होती है उसके अंदर वो रख देते हैं। फॉर एग्जांपल का रजिस्ट्री गुम होने की सूरत में आप जब एप्लीकेशंस देते हैं कि मेरी रजिस्ट्री गुम हो गई है, वो रजिस्ट्रार साहब आपसे कह सकते हैं कि आप पुलिस के पास जाएं, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करें, उसकी कॉपी लेके आएँ, अखबार इश्तिहार होगा, फिर आपको वो वहाँ से वो वाली जो आपने दी हुई थी स्टार्ट में साइन अंगूठा वो था फ़ोटो कापी वो टेस्टेड दे देते हैं। ओरिजिनल भी रजिस्ट्रार साहब का अमला अपने पास रख लेगा, इसे प्रॉपर रजिस्टर करेगा, सील लगेगी, इसके बैक साइड पे लिखा होगा जिल्द नंबर कौन सी है, मौका, सारी चीज़ें इसकी बैक साइड पे लिखी हुई होती हैं। वो हफ्ते 10 दिनों बाद आपको दे देते हैं। अब जब आप वसूल करते हैं उसके बाद आप सबसे पहला काम ये किया करें, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, ये करते हैं कि रजिस्ट्री है ये इसका इंतकाल नहीं करते और बाद में जाके लिटिगेशन में फंस जाते हैं और जो बेचने वाला है वो किसी और को बेच के चला जाता है, फिर आप प्रॉपर लिटिगेशन में फंस जाते हैं। जैसे यहाँ से लें उसके लेने के बाद फ़ौरन आप पटवारी के पास जाएँ, वहाँ पर इंतकाल करें, फ़र्द मलकियत में आपका वो नाम लिख दें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे। आप पे 3 तरह के टैक्सेस लगेंगे और इनमें फर्दर टैक्स भी होते हैं, यानी कि 3 तरह के जनरल टैक्सेस हैं और इनके अंदर भी फर्दर टैक्स हैं। 3 तरह के टैक्सेस में सबसे जो पहला है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स, 3% आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी और 2% आपको कैपिटल वैल्यूएबल टैक्स देना पड़ेगा, CVT टैक्स देना पड़ेगा, ये 2% होगा और 1% आपको कॉरपोरेशन की फ़ीस देनी पड़ेगी। और कॉरपोरेशन की जो फ़ीस है ये बैंक में नहीं जमा होगी बल्कि जो उनका दफ्तर है वहाँ पे जाएंगे, वो रिसीव करके मोहर लगाकर आपको दे देंगे। ये किस तरह से कैलकुलेशंस किस तरह से होगी ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक शख्स ने 5 मरले जगह ली और पर मरले की कीमत 3 लाख रुपए था, ये तकरीबन बन लगी 15 लाख रुपए। तो ये इसका फार्मूला किस तरह से लगेगा, 15 लाख ज़रब 6 तकसीम 100, ये आपको बता देगा। ये यहाँ पे मेरे पास जो बन रही है तकरीबन 90,000 रुपये ये बन रहा है। अब ये इसमें एक और चीज़ टेक्निकल, ये अगर खाली प्लाट है या ये प्लाट पे लगा हुआ टैक्स है, इसमें दूसरा इसी के अंदर दूसरा टैक्स ये है कि अगर उस पर बिल्डिंग तामीर है तो बिल्डिंग का रेट अलग से लगेगा। बिल्डिंग का रेट बाज़ जगहों पे पर स्क्वायर फीट 600 है, 700 है, 500 है, वो उस एरियाज़ के लिहाज से डिप्टी कमिश्नर के पास मेंशन होता है। यानी जब आप पर स्क्वायर फीट को सारे को कैलकुलेशंस कर लेते हैं उसको ज़रब बाय 600 तकसीम 100 करेंगे आपको रकम आ जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो FBR का। FBR के यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरीज है अगर आप फाइलर हैं तो आप 1% लगेगा, आप नॉन फाइलर हैं फिर 2% लगेगा। 1% ये परसेंटेज या ये वैल्यू जो है वो आपने डिप्टी कमिश्नर वाला जो रेट है उस पर नहीं लगाना है। इनका अपना रेट लिस्ट जो है अपनी वेबसाइट पे लगी हुई होती है, उसके मुताबिक आपने 2% या 1% देना है। और यहाँ पर ये सिर्फ प्लाट का मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वहाँ पर तामीर शुदा कोई मकान है, बिल्डिंग है, तो उसका रेट अगर 5 साल से वो पहले का है तो फिर 1500 पर स्क्वायर फिट होगा। तो अगर वो क्या कहते हैं उससे 5 साल बाद बेच रहा है तो इसका 1000 रुपये पर स्क्वायर फिट होगा। इसकी परसेंटेज 2% आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपका पर स्क्वायर फिट फॉर एग्जांपल जितना भी हुआ ज़रब 1500 तकसीम 100
پھر اس میں سے آپ پرسنٹیج 2% نکال لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ یعنی کہ بلڈنگ کی کتنا ٹیکس بن رہا ہے. یہ بھی FBR کی اپنی ویب سائٹ پہ ہوگا. اس میں تیسرا جو ٹیکس ہے وہ 2% لگے گا، وہ آپ پہ نہیں لگے گا، بلکہ یہ جو بیچنے والے ہیں یہ ٹیکنیکلی آپ کو ایک فراڈ کر جاتے ہیں کہ یہ 2% بھی آپ نے نہیں دینا، کیونکہ یہ کیپٹل گین ٹیکس ہے. یہ ٹیکس کس نے پے کرنا ہے؟ یہ جو بیچ رہا ہے نا اس نے پے کرنا ہے. اگر وہ 5 سال سے پہلے بیچ رہا ہے تو 2%، اگر وہ 5 سال بعد میں فروخت کر رہا ہے تو یہ پھر اس پہ لاگو نہیں ہوگا. تو آج کے اس ولاگ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.